नासरुद्दीन महमूद के ऊपर ही लिखी गई है तबकात नासरी, मिनहाज और शिराज ने। हाँ याद आ गया, संदीप कुमार सिंह ज्वाइन करते थे, उनका भी हो गया नेट। तो बलबन इसमें की पोजीशन पे है और नासरुद्दीन महमूद को वो डील कर रहा है, गाइड कर रहा है। 1249 में इसने अपनी शादी कर दी हुजैदा की नासरुद्दीन से। जो बलबन की बेटी थी। इसकी शादी इन्होंने नासरुद्दीन महमूद से कर दी। संजय रंगा की शादी हो गई, ये तो पता है, क्या हुआ नहीं पता है। नेट हो गया, नेट तो सबका ही हो गया, जिसको सुनो उसकी उसी का हो गया। तो बलबन को प्रमोट करने के लिए नासरुद्दीन महमूद ने इसको पद दिया नायक ए ममालकत का। मल्लिका तिवारी का भी नेट हो गया। अब बलबन का मुख्य काम था कि सुल्तान के ऊपर जब भी मंगोल आक्रमण करें तो इन मंगोल आक्रमणों को विफल कैसे किया जाए। तो मैंने पिछली क्लास में बताया कि उसने राजपूतों की सहायता ली, राजपूतों को नियुक्त किया और इसके सहारे इसने मंगोलों को काउंटर किया। तो इस स्ट्रेटजी, जो इसकी स्ट्रेटजी थी, इससे खुश होकर के इसको उपाधि दी गई उलूग खां की। उलूग खां ये नासरुद्दीन ने ही दी। और बलबन के सारे संबंधियों को शासन में ऊंचे पद प्रदान किए गए। बलबन का छोटा भाई किशलू खां भी था, ये शुरू से ही सुल्तान बनना चाहता था, जिसको हाथी पे बिठा के भेज दिया गया था नागौर। इसको अमीर हाजिब बना दिया गया, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोजीशन माना जाता था सुल्तान के साथ। अब बलबन की प्रोमिनेंस इतनी बढ़ गई कि चालिहा के बाकी जितने मेंबर थे, हाँ ये लोग का उपाधि बलबन की, बाकी जो मेंबर थे उनको ईर्ष्या होने लगी। अरे बड़ा भाई छोटा भाई क्या फर्क पड़ता है, भाई था इतना जान लो। अब डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं किशलू जी का, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, रिश्तों पे कुछ सवाल मत किया करो। रिश्तों पे किए गए सारे सवालों का एक ही जवाब है, मोहब्बत। तो खैर बलबन से ईर्ष्या करने लगे। अब ये टाइम था बलबन के उत्कर्ष का। लेकिन चहलकानी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंडर था, या कह लो कि मेंबर था, ही वॉज बिहार का सूबेदार कुतलुब खां। ये मोस्ट एज्ड भी था। नुसरत आपका क्या हुआ नेट का रिजल्ट? तो बड़ा भाई था, हाँ बड़ा ही भाई था, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बिहार का सूबेदार कुतलुब खां, जो चालिया का सबसे सीनियर मेंबर था, इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई बलबन के। हाँ कोई बात नहीं, ट्रिपल एस अपना नाम बदल लो। हीना, क्या नाम है आपका? हेमा ना? मुझे लगता है कोई हंस रहा, हा, 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 हा। तो कुतुब खां के अंडर में तुर्क मोबिलाइज हो गए और बहुत सारे भारत के भी मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान। उनका नेता बना इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमान मोबिलाइज हो गए। ये दो गुट बन गए, त्र्यंबकम ये जाने। इन दोनों गुटों ने दिन रात षड्यंत्र करना शुरू किया। अब इस षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? किस तरह से बलबन को नीचा गिराया जाए।
और उसके पोजीशन से ओके अरित्री, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? इनका उद्देश्य था किस तरह से बलबन को सिंहासन से दूर किया जाए। अब इन दोनों ने स्ट्रेटजी बनाई और सुल्तान को भड़काना शुरू किया। कहा कि बताओ आपको संत बनने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बलबन की वजह से। आपके भाई बहन क्यों मारे गए? इस बलबन की वजह से। आपको शादी करके घर में भी पहरेदारी इसी बलबन ने कर दी। अपनी बेटी से शादी कर दी, बेटी सारा आपका अपडेट अपलोड करती रहती है बलबन को। और तो और कहने के लिए सुल्तान आप बने हो, इंजॉय बलबन कर रहा है। दिन रात इन्होंने भड़काना शुरू किया। कहा करिए आपके पास अधिकार है, आप इसको सस्पेंड कर दो, इसको गद्दी से हटा दो। तो नासरुद्दीन कहते थे कि अरे भाई हटा तो देंगे, लेकिन जिन लोगों ने अधिकारों का उपयोग किया है उन्हीं का दुरुपयोग हो गया, इतिहास गवाह है इस बात का। कहा अरे भाई तो चालिहात बलबन के पक्ष में नहीं है ना, चालिहात तो आपके पक्ष में है, हिंदुस्तानी मुसलमान भी आपके पक्ष में है, तो फिर आपको डर किस बात का? बात धीरे धीरे समझ में आ गई नासरुद्दीन को, और बलबन को अमीर नायब ममालकत के पद से इन्होंने सस्पेंड कर दिया, डिमोशन कर दिया, और इनको फांसी जाने की आज्ञा दे दी। फांसी, फांसी का इख्तियार बना दिया, दिल्ली से दूर। बाद में हांसी से भी इन्होंने ट्रांसफर कर दिया नागौर का, बलबन को बना दिया गया इख्तियार, जहां इसका भाई किशलू था। बलबन का भीषण डिमोशन हुआ, भीषण अपमान हुआ, लेकिन बलबन ने इसमें सुल्तान की आज्ञा का पालन किया, चुपचाप चला गया, कुछ कहा नहीं, क्योंकि भी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल थी, और वो चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा परिस्थितियों के अपने पक्ष में आने की। जैसा कि होना ही था, इमामुद्दीन रेहान को बना दिया गया नायब ममालकत। अब जो अधिकारों का इंजॉय बलबन करता था, वो सारे अधिकारों को इमामुद्दीन रेहान इंजॉय करने लगा। बलबन के जितने भी संबंधी थे, जिनको प्रोमिनेंट पोजीशन पे डाला गया था, उनको भी निकाल दिया गया, और एक दूसरे को, जुनैदी नाम के एक व्यक्ति को वजीर बना दिया। ये वो जुनैदी नहीं था। मिनहाज सिराज पे भी गाज गिरी। मिनहाज सिराज को काजी के पद से हटा करके शमशुद्दीन को काजी बना दिया गया। अब यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई, जो कि बलबन के फेवर में थी। तुर्कों के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि तुर्कानी चालिहा तो पहले से ही बदनाम थी। इनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ सारा ले गए हिंदुस्तानी मुस्लिम। और बलबन ने इनको चिट्ठी लिखी, हाल चाल पूछा कि दोस्तों, मेरे तुर्की भाइयों, क्या हाल चाल है? तुर्की भाइयों ने कहा, भाई कम से कम गद्दी पे तुम थे तो एक तुर्की तो था ऊपर बैठा हुआ, कम से कम ये तो हमें संतोष था। आज तो तुम भी चले गए और ये हिंदुस्तानी मुसलमान वहां बैठ गए, बेड़ा गर्क हो गया। बलबन ने कहा, बोलो, बहुत तुम लोग सुर में सुर मिला रहे थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब क्या हुआ? सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, लेकिन वो बारिश हो रही है सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों। तुर्कियों ने कहा, सॉरी माय डियर फ्रेंड बलबन, प्लीज कम सून एंड वी विल सपोर्ट यू। बलबन पहुंचा तुर्कों के पास। इन्होंने कहा कि चलो दिल्ली कूच किया जाए। बलबन दिल्ली की तरफ बढ़ा इनके नेतृत्व में, और फाइनली नायब ममालकत का पद लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के खड़े थे नासरुद्दीन महमूद। बलबन आता है, आराम से उसको उसके पोस्ट पे बहाल कर देते हैं, जो जहां जैसे था स्टेटस को। रेहान उस समय अपने बिस्तर पे लेटे हुए अंगूर लटका के खा रहा था, जैसे पुरानी फिल्मों में खलनायक खाते हैं। अचानक उसको रिस्टिकेशन का ऑर्डर मिला, सस्पेंड, डिसमिस, यू आर फायर्ड। रेहान ने कहा कि ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? बाहर आया, पता चला कि सारे न्यूज में, एबीपी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी इंडिया, सभी में आ रहा है कि बलबन फिर से नायब ममालकत बन गए, उनके रिश्तेदारों की फिर से नियुक्ति होगी, इनको सस्पेंड कर दिया गया। चौथा चैनल बदलने से पहले, जो कि था दूरदर्शन, जी टीवी, इनको हार्ट अटैक आ गया, मर गए। अब झंडा बलबन के हाथ में।
बलबन ने सुल्तान से कहा कि ऐसा है मिस्टर नासरुद्दीन महमूद, मुझे लगता है कि मुझे अब आप जो छाता लेकर के अपने ऊपर चलते हो ना गर्व के साथ, वो मुझे यूज कर देना शुरू कर देना चाहिए, सुल्तान वाली फीलिंग लेनी चाहिए। सुल्तान ने कहा नो डाउट, मेरा छाता ले जाओ। अब बलबन भी सुल्तान की तरह छाता लगा के चलने लगा। बादशाह छाता लगा के दरबार में आए तो बलबन भी छाता लगा के दरबार में आए। तो दरबार में ही एक और महान पुरुष थे, कुतुब खां भी बैठे हुए थे। इन्होंने बलबन की ये स्थिति अच्छी नहीं लगी इनको। इन्होंने बलबन को कहा कि मुर्गे के सर पे कलगी अच्छी नहीं लगती। तो आपने बाहुबली में वो सीन देखा होगा, देवसेना का जो हथकड़ी बांधे रहता है, बाहुबली कैसे उनका गर्दन काटता है। बलबन ने भरे दरबार में कुतुब खां की उसी तरह से गर्दन उतार दी। इस आमी विवरण इसका देता है कि पहली राजनीतिक हत्या थी। भरे दरबार में गला काट दिया। तो था तो नायब, लेकिन इसके गतिविधियां इसकी थी सुल्तानों की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्बा का विरुद्ध धारण किया? बलबन, रजिया, फिरोज शाह, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, विरुद्ध मतलब टाइटल। अब बलबन गद्दी पे बैठ गए, मतलब गद्दी पे क्या बैठ गए, लगभग उनके पास सारे अधिकार आ गए। अब उनके 3 एजेंडे थे। पहला एजेंडा था कि विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। कहने का मतलब चालिहा का दमन, क्योंकि चालिहा किंग मेकर था। बलबन भी आज नायबे मुमालकत बना था, वो ड्यू टू चालिहा बना था। तो चालिहा जब तक रहेगा तब तक तो कोई स्थायी सुल्तान नहीं बन सकता। दूसरा, मंगोल की समस्या, जब जब देखो मंगोल आ जाते थे। तीसरा, भारत में थे तो भारत में अभी भी राजपूत बहुत ही शक्तिशाली थे, और सारे राजपूत इनके सहयोगी नहीं थे, इनके विरोधी भी थे। इनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी, इनकी शक्ति को कैसे रोका जाए। खासकर 3 लोग तो बलबन के भयंकर शत्रु थे। इमामुद्दीन रैयान था, मर गया। अभी बचा था कुतलुक ख्वाजा, कुतुब खां, और इसका भाई किशलू भी बलबन का शत्रु बन गया था। क्योंकि दूसरी बार जब बलबन को अपॉइंट किया गया तो किशलू को सस्पेंड कर दिया गया था। नहीं, किशलू को पहली बार बलबन को हटाया गया, तो किशलू को नहीं हटाया गया। दूसरी बार बलबन फिर जब बना मीरे हाजिर, तो उसने किशलू को सस्पेंड कर दिया, और किशलू ने कोई बगावत भी नहीं की कि मेरे भाई को। आपने ऐसा क्यों किया? अरे हाँ, यहाँ एक नाम में गड़बड़ी हो गई। ये जिसको दरबार में मारा था, ये कुतुब खान ही था। दरबार में जिसको मारा था वो था कुतुबुद्दीन हसन गौरी। कुतुब खान अभी मरा नहीं है, अब मरेगा। तो इन दोनों को निपटाना बहुत जरूरी था। अब इसने, इन दोनों ने मिलकर के दिल्ली में बगावत कर दी 1255 में। कुतुब खां का एपिसोड ये था कि इसने शादी की थी नासरुद्दीन महमूद, यानी उस समय का जो सुल्तान था, सुल्तान की मां से शादी की। तो बैकडोर से ये सुल्तान का बन गया था बाप, और अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता था कि मैं बाप। सुल्तान की मां से शादी की तो सुल्तान की जो माएँ होती थी उनको टाइटल मिलता था मलिका ये जहां।
मलिकाए जहां। कुतलुक खां का इक्तदार था और खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करता था कि बड़ा ही फ्री है। यहां से बलबन ने इसको ट्रांसफर मार दिया लखनौती, दिल्ली से जो सबसे ज्यादा दूर स्टेशन था, कि लखनौती में बगावत हुई है, जाकर के आप वहां पे बगावत दबाइए। हाँ, बिहार का लखनौती में इसको मार डाला गया षड्यंत्र करके। अब बचे किशलू खां। किशलू खां को रेहान ने मुल्तान और उच्च का शासक बनाया, ये भी दिल्ली से बहुत दूर है। और भारत के दूसरे छोर पे, अभी आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ेगा। आप लोगों में से कोई पाकिस्तान गया है? जाना भी मत। ये है मुल्तान और उच्च। बांग्लादेश जा सकते हो। और यहीं ऊपर मंगोल रहते थे, मंगोलों का प्रकोप था। किसलो खां को ये बड़ा बुरा लगा, और मंगोल शासक हलाकू के पास किसलू चला गया बगावत करके। हलाकू से बताया कि चलो दिल्ली पर अधिकार करते हैं मिलजुल करके। बलबन नहीं, किसलू और हलाकू के बीच समझौता हुआ। इसके पहले ही किसलू खां सारे राज बता पाता जो भी उसके पास थे, हलाकू को बलबन ने ही इनवाइट कर दिया दिल्ली में अपना राजदूत भेजकर, और वहां पर हलाकू से इसने ट्रीटी की बलबन ने। यह घटना है 1260 की। कोई बात नहीं, बांग्लादेश लगभग बंगाल का ही तो पार्ट है, वो असली बंगाल तो वही है। बलबन ने हलाकू को इतनी सेवा की, इतनी खातिरदारी की, और जब अपनी सेनाओं का जलवा दिखाया, अपनी तैयारी दिखाई, चमकते हुए तलवार, लाखों की सेना समसंगी ने, और ये भी दिखाया कि दुश्मनों की खाल में भूसा भर करके पूरी दिल्ली में टंगवा दिया गया, उनके सिरों को भारे में लटका दिया गया। यही दिल्ली के पास एक जगह है मरुथा। मरुथा में कुछ विद्रोही थे। बलबन ने एक कंडीशन रखा कि जो इनको पकड़ के लाएगा, इनका कटा हुआ सर लाएगा, उनको 1 टंका, मतलब कटा सर लाने वाले को 1 टंका और पकड़ करके लाने वाले को 2 टंका इनाम दिया जाएगा। तो इनके बहुत सारे विद्रोहियों को कटे हुए सर से सजा करके रास्ते बनाए गए, रास्तों के किनारे भाले लगे थे। ये सब मिनहाज सिराज लिखता है। और इन भालों पर विद्रोहियों के कटे हुए सर सजा दिए गए जो मारुथा के थे, और हलाकू और उसके राजदूत को इसी रास्ते से मार्च पास्ट कराते हुए तिलोकड़ी से कैसरी सब्ज एक महल था उसमें लाए गए। इसके बाद इनकी बड़ी खातिरदारी करके इनको भेजा गया। बाद में राजदूत ने जाते जाते आश्वासन दिया कि वो दिल्ली की तरफ कभी आंख उठा करके नहीं देखेगा। इस एपिसोड से बलबन को पता चला कि जो डर होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। भय बिन हो न प्रीत, बिना डर के प्रीत नहीं होती। जो असली प्रीति पैदा होती है वो डर से ही पैदा होती है। और यहीं से उसकी एक नई पॉलिसी निकलती है, रक्त और लौ की नीति, ब्लड एंड आयरन। कुछ और भी राज्य थे जो विद्रोह कर रहे थे, जैसे बंगाल, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में चंदेलों की कई शाखाएं शासन कर रही थी। त्रैलोक्य वर्मा, वीर वर्मा, हमीर वर्मा, वगैरह वगैरह। 1248 में इस पे अटैक करके
इनका विस्तार रोक दिया बलबन ने। फिर अगले विद्रोही थे मालवा। 1258 में, सॉरी 51 में, चंदेरी, नारनौल और मालवा को विजित किया गया। 1258 में राज रणथंभौर पर अटैक हुआ, लेकिन रणथंभौर ने बलबन को हरा दिया। बलबन शायद भारत में पहली और आखिरी बार यहाँ पे पराजित हुआ था राजपूतों से। इसमें रणथंभौर के किले का बहुत बड़ा योगदान था। भारत के एक हिस्से में चोर डाकू थे, उनका भट्टी राजपूत थे। ये डकैती का काम करते थे, पेशेवर चोर। इनका नेता था मलका। 1260 में क्रूरतापूर्वक इसका दमन किया गया। इन्हें मेवाती भी कहते थे। इसके बाद दोआब, जो यूपी बिहार का इलाका है, वहां कटेहर राजपूत थे। तो 1254 में कटेहरों को दमन कर दिया गया, कटेहरों का। चंदेलों का मैंने बताया ही। चंदेलों का जो त्रैलोक्य वर्मा था, इनका राजा, इसके ऊपर जब बलबन ने आक्रमण किया तो मिनहाज सिराज ने इस पर किताब लिखी है, नासिरी नामा। ये मिनहाज की दूसरी किताब है। त्रैलोक्य को मारा नहीं इसने, राजपूतों का समर्थन भी लेना था। पीछे मैंने बताया इसकी भी राजपूत पॉलिसी थी। तो त्रैलोक्य को मारने के पहले मारा नहीं, इसको इनाम दिया, बल्कि इसको हांसी में एक गांव दे दिया जो 30,000 जीतल जिसकी इनकम थी, और इस तरह से अपना सबॉर्डिनेट बन गया। तो ये शुरुआती विद्रोहों का दमन और अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण, विस्तार था दिल्ली सल्तनत का, जो बलबन के द्वारा किया गया था, और बलबन के पहले किसी अन्य सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन सबसे बड़ी समस्या खुद सुल्तान था, नासरुद्दीन महमूद। क्योंकि बलबन काम तो कर रहा था, लेकिन मुहर तो इसकी लगती थी, क्योंकि गद्दी पर यह था। अब नासरुद्दीन महमूद ने इस दौरान क्या गतिविधि इसकी थी, 6 साल जब बलबन ये सारे काम कर रहा था, इसका विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके 6 साल बाद सीधे पता चलता है 1265 ईस्वी में कि नासरुद्दीन अचानक मर गया। अब कैसे मरा, इस पे बहुत सारे गेस है। बहुत बाद में सैयद वंश ने, याह्या बिन अहमद शरिंदी ने कौन सी किताब लिखी, तारीख मुबारक शाही। इस किताब में लिखता है कि सुल्तान मरा बीमारी से। उसको बीमारी हो गई थी। लेकिन बलबन का समकालीन है ईसामी, फुतूहुश शलातीन में लिखता है कि बलबन ने जहर दिया, और जहर दिया दिल्ली की जनता ये बात जानती है। ईसामी ये भी बताता है कि नासरुद्दीन महमूद के 4 बेटे थे। रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, ताजुद्दीन, शैफुद्दीन। दक्षिण भारत का है फरिश्ता। फरिश्ता लिखता है कि बलबन ने इल्तुतमिश का खानदान ही खत्म कर दिया। इब्न बतूता भी यही लिखता है।
यहां तक कि निजामुद्दीन औलिया ने निजामुद्दीन औलिया नहीं, निजामुद्दीन औलिया और बलबन की एक मुलाकात का जिक्र है किताब में, अमीर कुर्द ने किया है सियारुल औलिया में। अमीर कुर्द लिखता है निजामुद्दीन औलिया और शेख फरीद, इन तीनों का मुलाकात। तो लिखता है कि बलबन को सुल्तान बनने की बड़ी जल्दी थी। बलबन भी इलबारितों पे था। इसने सेकंड इलबारी वंश की स्थापना की, दूसरे इलबारी वंश की स्थापना की बलबन ने। पहले इलबारी वंश का कौन था? इल्तुतमिश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि नासरुद्दीन महमूद को तो मरना ही था, जीने का तो कोई आसार उसके लक्षण थे नहीं। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब बलबनी वंश या इलबारी वंश सेकंड का इतिहास शुरू होता है। तो इसके लिए मुझे दूसरे पीपीटी को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी पीपीटी में है। और वो मैं करता हूँ। गयासुद्दीन बलबन, उलुग खां की उपाधि इसको नासरुद्दीन ने दी थी। किस कारण से दी थी? मैंने पिछली क्लास में बताया था। किस कारण से दी थी? वेरी गुड। मंगोलों को काउंटर करने के लिए जो इसने स्ट्रेटजी बनाई थी, और इसने खुद अपनी उपाधि लिखवाई, जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर की छाया।
ये उर्दू में लिखा है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। आलिम इस्लाम के अजीम फतेह सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन के बारे में, इसकी जाति इलबारी तुर्क की थी और फिरदौसी के शाहनामा में एक अफरासियाब वंशज, पौराणिक वंशज है ईरान का, जिसमें सारे देवी देवता ही पैदा होते हैं। जैसे भारत में सूर्यवंशी होता है ना, सूर्यवंश, सारे देवी देवता सूर्यवंश भी होते हैं। इसी तरह से अफरासियाब वंशज से इसने अपने आप को कनेक्ट किया। इसने कहा कि मैं अफरासियाब वंशज का हूं। वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो लोग बताते हैं उलूग खान। बलबनी वंश भी कहते हैं, इलबारी कबीले का भी था, इलबारी सेकंड भी कहते हैं। दूसरे इलबारी वंश की नींव डाली इसने। किशोरावस्था में इसको मंगोलों द्वारा बंदी बना दिया गया था। बगदाद ले जाकर के गुलाम के रूप में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों इसको बेचा गया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद 1233 में इसको खरीदा था और अपनी चालिहा में शामिल किया था। रजिया के शासनकाल में ये अमीर ए शिकार बना। धीरे धीरे इस तरह से इसकी प्रोग्रेस हुई है। इवन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में कुछ समय के लिए इसको जेल में भी रखा गया था। कुछ उद्दंडता किया होगा। रजिया और बहराम के संघर्ष में चूंकि चालिहा का मेंबर था, इसलिए इसने बहराम का पक्ष लिया और बहराम ने इसको इनाम के रूप में अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर होता है अस्तबल का प्रमुख। मसूद शाह की सहायता कैसे की, सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था, और इसके लिए इसको अमीर ए हाजिब का पद दिया गया और हांसी का सूबेदार बनाया गया। और इसी समय मंगोलों को पराजित करके इसने उच्च पर अधिकार कर लिया। तो नासरुद्दीन महमूद का काल बलबन के उत्कर्ष का काल है और इसमें सारी शक्तियां बलबन के हाथ में आ गई थी। 1266 में जब गद्दी पर बैठा तो उसके समय में कहावत आ गई, एक मलिक होते हुए खान हो गया, फिर सुल्तान हो गया। एक मलिक जो खान हुआ, एक खान सुल्तान हुआ। ये शामिल लिखता है कि एक महामानव और वंशानुगत शासक की भांति बात और व्यवहार करता, जो पौराणिक अफरासियाब वंशज के लोग जिस एटीट्यूड में बात करते हैं उसी एटीट्यूड में बात करता। नहीं, ये स्टूडेंट नेट जेआरएफ हुआ वो प्रोफेसर हो गया। बलबन की बेटी का विवाह, एक बेटी की शादी इसने की थी अलाउद्दीन मसूद शाह से और दूसरी की शादी की थी नासरुद्दीन महमूद से। और नासरुद्दीन महमूद की बेटी की शादी हुई थी बलबन के बेटे बुगरा खां से। बलबन के दो बेटे थे, एक महमूद, एक बुगरा खां। अब यहाँ बलबन जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज। क्या क्या चैलेंज थे? जनता के मन में सुल्तान के प्रति सम्मान कैसे पैदा करना, क्योंकि जनता जानती थी कि ये था तो गुलाम ही, था तो चालिका का मेंबर ही। दूसरा, कानून और व्यवस्था की स्थापना कैसे करना, तभी हो सकता है जब जनता में डर हो। तीसरा, राजपूत शर उठा रहे थे, उनकी समस्या का समाधान कैसे किया। बहुत सारे हिंदुओं ने, खासकर राजपूतों ने, आधिकारिक उपेक्षा की स्थिति में चोरी, डकैती, ठगी का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों के राज्य में उनको ज्यादा काम मिलता नहीं था। ऐसे ही दिल्ली के आसपास एक जाति थी मेम।
कटेहर के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हितवार में, ये उसी प्रकार के लोग थे। बन्नी लिखता है कि दोपहर की नमाज पढ़ने के पहले, अब पानी का स्रोत हुआ करता था तालाब, उस जमाने में पानी हैंडपंप तो था नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए वजू करना होता है, हाथ पांव धोना, तो वजू करने के लिए दासियां तालाब से जाकर के पानी लाती थी। तो ये मेव क्या करते थे, बन्नी जैसा लिखता है, इन दासियों को लूट लेते थे और इनको नंगा करके भेज देते थे वापस, सारा कपड़ा उपड़ा इनका निकाल लेते थे, कहते थे पानी लेके जाओ। हाँ, हिंदू थे। इधर पंजाब में ब्यास नदी तक सीमा तक मंगोलों का अधिकार हो गया, और ये अब सपना देखने लगे दिल्ली भी जीतने का। शासन और सेना संगठित थी। पांचवी समस्या थी खुद चालीहा। चालीहा को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि चालीहा जब तक होगी तब तक ये फुल फ्लैशड अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट समस्या थी बंगाल, क्योंकि बंगाल हो गया था स्वतंत्र, अब इनको कैसे हैंडल करना है। तो बलबन ने दिल्ली सल्तनत में एक नई चीज शुरू की, राजत्व की स्थापना। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ किनशिप क्या होता है? जैसे एक ब्रांडिंग होती है ना, किसी चीज की ब्रांडिंग, ब्रांडिंग समझते हो? कोई प्रोडक्ट आप किसी कंपनी का लेते हो और हमेशा ही बढ़िया होता है, जैसे पार्ले जी का प्रोडक्ट लेते हो, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन, जो भी पार्ले जी का, ठीक है। हर एक क्षेत्र में एक ऐसी चीज होती है जो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और अपने ब्रांड नेम के लिए ये बड़े सचेत रहते हैं। आपने ऐसे भी न्यूज पढ़ा होगा कि हुंडई ने अपनी 300 कारों को वापस मंगाया, उसमें डिफेक्ट थी, अभी पब्लिक को पता भी नहीं कि डिफेक्ट है, पब्लिक चला रही है। हुंडई के रिसर्च विंग ने बताया कि उसके उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, ये जो लॉट की गाड़ियां निकली है ना 1997 में, तो हुंडई ने सारे कारों को वापस मंगा लिया। बंगाल और गुजरात स्वतंत्र इसलिए हो जाते थे क्योंकि बंगाल और गुजरात पहले तो दिल्ली से काफी दूर है, दोनों दो छोरों पे हैं, तो ऑब्वियसली दूरी के साथ इन पे पकड़ उतनी नहीं होती है, पकड़ कमजोर होती है। दूसरा, बंगाल और गुजरात की ऐसी स्थिति है कि इनको विदेशी मुद्रा बहुत मिलती है, मतलब इनके पास धन बहुत रहता है हमेशा से, बंदरगाहों, दोनों जगह बंदरगाह है, और बंगाल में खासकर ज्यादा ही प्रॉस्पेरिटी है, उपजाऊ जमीन है, तो जब धन आएगा ना तो पैसा। मेरी वाइफ अभी बता रही थी, मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, तो उसकी नई नई शादी हुई है, तो उसकी बीबी हाई क्वालिफाइड है, कुछ कंप्यूटर्स में उसने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, तो कुछ दिनों से वो दिख नहीं रही है, तो मैंने पूछा कि कहाँ गई, न्यूली मैरिड वाइफ तो दिखती नहीं, हस्बैंड ही बस दिखता है, तो पता चला दिल्ली चली गई। मैंने पूछा क्यों, शादी करके 1 महीने में दिल्ली चली गई? उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, पति पत्नी में कुछ तकरार हुआ और उठी और उसने ट्रेन पकड़ा और चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि पैसा है उसके पास, वहां जाके उसने एक जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो जाके उसने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया, और यहाँ हस्बैंड जो है दर्द भरे नगमे सुन रहा है। तो ऐसे ही ये बंगाल और गुजरात थे, ये किसी पर निर्भर थोड़ी ना, कल को आप भी जेआरएफ हो जाओ, निर्भर थोड़ी ना होगे, कोई किसी की सुनोगे थोड़ी ना उल्टी सीधी, कोई इंग्लिश उर्दू फारसी बोले वो सड़ा गड़ा टक भागो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कोई आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, फाइनेंशियली यू आर स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से अलग हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत इनको काबू में रखने की कोशिश करता, लेकिन आते नहीं, आज भी नहीं आते। बंगाल में दीदी अलग ही राग लाती है, तुम तो अभी से चौड़ा होकर चलते हो। तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने कॉइन किया, राजत्व का सिद्धांत क्या था?
किसी का इतना इमेज बना देना, अपना इतना इमेज बना देना कि कोई विद्रोह करने की सोच भी ना सके। दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने राजत्व के सिद्धांत की स्थापना की, और ये राजत्व का जो आइडिया था इसने लिया था ईरान के ससानी शासकों से। जैसे ब्रांडिंग होती है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसका सामान खराब होता ही नहीं तो वो कोई और प्रोडक्ट बनाएगा, तो अगर आप उसका नाम, जैसे गोदरेज की अलमारियां होती है तो कहते हैं नहीं गोदरेज का है। ऐसे ही राजत्व भी एक ब्रांडिंग है अपने स्टेटस का। तो बलबन ने खुद को कहा कि वो नियाबत ए खुदाई है, नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए खुदाई का मतलब सुल्तान जो भी होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव। और सुल्तान पैगंबर के बाद आता है। जिल्ले इलाही, सुल्तान शैडो ऑफ गॉड। ये सब उपाधियां पहले किसी ने ली नहीं थी, इस तरह की गॉड से अपने आप को कंपेयर करना। और ये भी लिखता है कि सुल्तान को कार्य करने की शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त होती है, और कोई भी उसके कार्य, चूंकि ईश्वर से शक्ति प्राप्त हो रही है तो किसी को भी अधिकार नहीं है उसके कार्यों की आलोचना करने का। तो एक तो शक्ति की बात कर रहा है कि ईश्वर से प्राप्त हो रही है, दूसरी बात कर रहा है कि राजा का हृदय, शासक का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है, यानी उसके थ्रू पावर भी प्रवाहित हो रहा है और कृपा भी हो रही है, और मानव जाति में इसके कोई समान नहीं है, यानी इसकी कोई तुलना किसी से नहीं हो सकती। साथ ही कहता है कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के क्षत्र से रक्षित होना चाहिए, यानी ईश्वर इसकी खुद रक्षा कर रहे हैं। ये सब ब्रांडिंग था। तो इसी वजह से के निजामी एक हिस्टोरियन हुए हैं, वो लिखते हैं कि बलबन एक अच्छा एक्टर था और फिल्मी सितारों की तरह लोगों को पढ़ाता रहता था। तो इसके राजत्व की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है निरंकुशता। ये सारे ड्रामे का एक ही उद्देश्य था कि ये इसके ऊपर कोई अंकुश न रहे, निरंकुश। क्योंकि इसने अपने बेटे बुगरा खां को एक बार बताया था कि सुल्तान का जो पद होता है वो निरंकुश तो होता है, लेकिन ये निरंकुश इसलिए होता है, ईश्वर इसलिए इसको निरंकुश बनाता है क्योंकि ये प्रजा का कल्याण कर सके और अपने कर्तव्यों के लिए सदा सजग रह सके सुल्तान, इसलिए होता है। ये जो बलबन के राजत्व का डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये बलबन की एक किताब में हमें इसका पूरा डिटेल मिलता है। दैट बुक इज वसाया। वसाया लिखा है बलबन ने। वसाया का मतलब होता है वसीयत, हेरिटेज, सॉरी बर्नी में। गयासुद्दीन कैसे मिला इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं, हो सकता है गैस की वजह से, एसिडिटी। ये जो बसाया है ये भी फारसी परंपरा है। वसीयत संकलित करना राजनीतिज्ञों का मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा है। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में सुल्तान के कर्तव्यों का वर्णन है, और दूसरे पार्ट में बर्नी लिखता है क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने बेटों को राजत्व के संदर्भ में। सुल्तान का संपर्क इसने जनसाधारण से समाप्त कर दिया। साधारण व्यक्ति से न बात करता था, सिर्फ वजीर से ही बात करता था। शराब पीना, हंसी मजाक करना, छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया। दरबार में न खुद हंसता था, न ही किसी को हंसने देता था। ये सब ईरान की परंपरा थी, उसके अनुसार व्यवस्थित किया। तो इस तरह से फारस और ईरान एक ही देश का नाम है। दिल्ली सल्तनत में फारसी परंपरा को डेवलप करने वाला पहला व्यक्ति बलबन।
फारसी भी कह सकते हो, गैर इस्लामी भी कह सकते हो। और पहली फारसी परंपरा थी सजदा और पायबोश। पायबोश, सजदा और पायबोश। पायबोश यानी पैरों को बोसा देना, चूमना। सजदा यानी घुटनों पे बैठ करके सर झुकाना। हालांकि इस्लाम में इसको हराम माना जाता है। खुदा के अलावा आप किसी के सामने सर नहीं झुका सकते। ईरान का त्योहार भी मनाना शुरू कर दिया, ईरान का हैप्पी न्यू ईयर, नौरोज। और अपने बेटों के नाम भी ईरानी शासकों के नाम पर रखा। कैकोबाद, कैखुसरो, कैकाश, क्यूमर्श। जैसे आदर्श के बेटे होंगे तो आदर्श नाम रखेगा, हेनरी, जेम्स, इस तरह से। बेटी अगर हो गई तो एलिजाबेथ। कैथरीन। लेकिन मेरी परामर्श है कि उसका मत रखना, क्या नाम था उसका, जिसने भारत को गुलाम बनाया था, उसका नाम ही भूल गया मैं। देखो मैं भी भूल गया। हाँ, विक्टोरिया। उसका नाम बोलने योग्य ही है, इसलिए भूल गया। एक हमारे पड़ोसी हैं, उसने अपने छोटे से बेटे का नाम रखा एरिक। मैंने पूछा ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? एरिक। पंजाब में तो क्या नाम होता है, सुखविंदर, गुरप्रीत। एरिक कहां से आ गया? बता नहीं पाए, किसी सलीमा में देख लिया होगा। और उनकी वाइफ ने कुछ सफलता प्राप्त की बताने में, रिकमेंड किया उस पिक्चर को, देखिए उसमें बड़ी अच्छी फिल्म है। तो देखा गया तो पता चला घोड़े का नाम है एरिक। मैंने कहा वो घोड़े का नाम है, मैडम आपको अंग्रेजी आती है? कि नहीं जी सानू अंग्रेजी तो नहीं आती, माड़ी मोटी आती, पंजाबी असी बोल लेते हैं। कि वो घोड़े का नाम है एरिक, तुसी पुत्र का नाम रखा हुआ है, की करी जाने हो? काफी टेंशन में आ गए। मैंने कहा मेरी गल सुनो, तेनू पता है घोड़े का नाम है, मैनू पता है घोड़े का नाम है, की फर्क पैंदा, कौन देख रहा उस मूवी को? तब जाकर रिलैक्स हो। तो जो भी मतलब इसने एक बनाया कि ऊंचा नीचा, हाँ, डिवाइड एंड रोल। जो अकुलीन व्यक्ति थे तो ना उनसे संपर्क रखता था, ना उन्हें कोई पद देता था। तो ऐसे इसने 30 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ऊंचे कुल से संबंधित नहीं थे। लाख कोशिश किया लेकिन मिलने से मना कर दिया, क्योंकि ऊंचे कुल का नहीं था। इवन ये कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे क्रोध आ जाता है। अपने बेटों को भी इसने कुछ कुछ सलाह दिए थे कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नजदीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्रों में डर पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास को कमजोर करती है। ऐसा इसने अपने बेटों को कहा। इवन इसके लिए दरबार में इसने ड्रेस कोड जारी किया कि ऐसे ड्रेस पहन करके ही दरबार में दाखिल होना है, और पूरे ड्रामे के साथ दरबार में एंटर करता था। और हाईली पेड शैडोज अंगरक्षक को इसने रखा, जो नंगी तलवारें लिए सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते थे। और जब ये चलता था तो सभी एक साथ कहते थे बिस्मिल्लाह। खट्टे कट्टे काले कलूटे मोटे सिक्स पैक एब वाले, नंगी तलवारें लिए, बीच में बलबन है और चारों तरफ घेरे हुए इसके शैडोज, हफ्सी, और जिनके हाथ में नंगी तलवारें, और एक साथ जब कहते होंगे बिस्मिल्लाह और चलते होंगे। खलीफा को थोड़ा बहुत सम्मान देता था, सिक्कों पे खलीफा का नाम अंकित करवाया, नाम खुतबे में भी शामिल किया, और 3,000 अफगानी को इसने अपनी सेना में भर्ती करवाया और चौकियां बनवाई।
ये सबका सब ये इस वजह से कर रहा था ताकि कोई ये सोच भी ना सके कि बगावत करके इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। कोई ये कल्पना भी ना कर सके कि बगावत करके इसको गद्दी से उतार दें। बिस्मिल्लाह एक कलमा है जो कोई भी काम शुरू करने के पहले कहा जाता है कि ये काम जो मैं शुरू कर रहा हूं ये खुदा के नाम पे शुरू कर रहा हूं। इन द नेम ऑफ गॉड आई एम स्टार्टिंग दिस जॉब। इसका अंतर्निहित अर्थ ये है कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वो है, मैं उसका माध्यम। बिस्मिल्लाह शोभा देता है उनको जो खुदा के बंदे हैं, दुष्टों को शोभा नहीं देता। लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग दुष्टों ने किया है, बलबंजर से। बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम मतलब उसके नाम पर जो निहायत ही रहीम है, रहीम मतलब दयावान है, करुणावान है, रहम वाला है। वो नियम कानून नहीं देखता कि क्या नियम है, क्या लॉ है, क्या ये है, क्या वो है। करुणावान नियम कानून कहां देखता है? करुणावान पात्र अपात्र कहां देखता है? वो तो सबका कल्याण, किसी तरह से कल्याण हो जाए कोशिश करता है। चालिहा के कारनामों को जानता था, खुद उसका मुखिया भी रह चुका था, उसको समाप्त करने की कोशिश शुरू की और अन्य तुर्कों को भी चालिहा के बराबर इसने बिठाना शुरू कर दिया। और चालिहा के कोई भी मेंबर छोटी सी भी गलती करते थे तो वो कड़े दंड दिए। बदायूं का इक़्तिदार था मलिक बकबक, इसने अपने नौकर को मार डाला था। नौकर को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बकबक को जनता के सामने इसने कोड़ों से पिटवाया। अवध का इक़्तिदार था हैबत, इसने भी अपने नौकर को मार डाला था, इसको भी 500 कोड़े मरवाए। अवध का एक और इक़्तिदार था आमिन खां, इसको बंगाल भेजा था लड़ने के लिए, ये हार के भाग आया। बलबन ने इसको मरवा करके अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। एक और इसका चचेरा भाई था, चालिहा का मेंबर था, उसको जहर दे दिया। इस तरह से चालिहा को खत्म कर दिया। तो पहली समस्या तो इसकी सॉल्व हो गई। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और भी इसके सामने चुनौतियां हैं, जैसे अवध के व्यापारिक लुटेरे, दोआब की समस्या, मेमातियों की समस्या, रुहेलखंड के कटे हैं, अछूत पर्वतमाला के विद्रोही, तुगरिल खां बंगाल में है उसका विद्रोह, और इसके बाद इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, मंगोलों की समस्या, मंगोलों का आक्रमण, फिर बलबन की मौत, फिर इसका मूल्यांकन, फिर बलबन के उत्तराधिकारी, दरबार षड्यंत्रों का अड्डा, कैकुबा, क्यूमर्श, और अल्टीमेटली जलालुद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण, खिलजी वंश की स्थापना। इसकी हम बात करेंगे कल।